Good morning everyone. Now I have to continue our second part of historical background of constitution that is quite important for our judiciary. Lastly we have to read out the lastly we have to reach on the Indian Council Act 1909, which is famously known as Morley Minto reforms. Okay, now we have to be at that time the policy which are made on the last act, the Indian Council Act 1909, the government Indian bill was drafted, which was passed into the Government of Indian Act 1919. then they have to be recommended us. उसके बाद हम यहाँ पर पहुँच गए हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1909, जिसको मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहा जाता है. इसको मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म क्यों कहा जाता है? बिकॉज जो मोंटेग्यू थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के उस टाइम पे, और जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे वो वाइसराय बने थे उस टाइम के ऊपर. उनको क्या करना था, और पूरी तरह से उस टाइम पे उनका पूरा कंट्रोल था. तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक न्यू ऑफिस बनाया गया जिसको हाई कमिश्नर बोला गया इंडिया के लिए. और इस टाइम पे क्या हो गया था, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो एज ए एजेंट का काम कर रही थी, जिसने प्रोवाइड किया. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट था उसने हमें बाई कैमरलिज्म प्रोवाइड करने की कोशिश की थी, बट वो पूरी तरह से प्रोवाइड नहीं कर पाए थे. लेकिन इन्होंने सभी की पावर सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे इक्वल कर दी थी, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे. बहुत ज़्यादा इक्वल करने की कोशिश करती थी. इट कुड मेक द लॉज फॉर द ब्रिटिश इंडिया एंड विद रिस्पेक्ट ओल्ड मैटर, जो सेंट्रल लिस्ट के अंदर मैटर कंटेन किए गए थे उसके अंदर. फिर उन्होंने सोचा कि अभी हमें इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए, जो उन्होंने यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको द्यारची सिस्टम बोला जाता है. द्यारची इज़ द कंपाउंड वर्ड ऑफ दी प्लस आर्चिया. दी मतलब टू, आर्चिया मीन्स रूल, जहाँ पे डबल गवर्नमेंट ब्रीफली ऑथराइज थी उस काम को करने के लिए. थोड़ी सी इनके कुछ स्टेप्स थे द्यारची सिस्टम को फॉलो करने के लिए, जैसे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बाय डी मैरिकेटिंग अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट एज प्रोविंशियल सब्जेक्ट. इन्होंने क्या किया, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उनको एक नंबर के अंदर डिवाइड करने की कोशिश की गई थी, और उसके बाद इसके दो पार्ट्स में इसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया था. नंबर फर्स्ट रिजर्व, नंबर सेकंड ट्रांसफर्ड. रिजर्व सब्जेक्ट जो थे वो एडमिनिस्ट्रेट किए जाते थे गवर्नर के द्वारा, और जिसको गवर्नर को इसके लिए हेल्प करते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि यूरोपियंस थे. दूसरी साइड हमारा पॉइंट आया ट्रांसफर सब्जेक्ट, उसको भी गवर्नर ही एडमिनिस्ट्रेट कर रहा था, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द इंडियन मिनिस्टर्स, जो अपॉइंट किए गए थे कहाँ से, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्टेड मेंबर्स के थ्रू. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. उसके बाद जो प्रोविंसेस हैं उनको एक लार्ज मेजर पूरी तरह से फ्रीडम देने लगे. उनका ऐसा हो गया था कि जो प्रोविंसेस थे उनको सेपरेट हेड ऑफ रिवेन्यू, मतलब उनको क्या कह दिया कि तुम जो स्टेट लेवल के ऊपर कह दिया तुम अपने टैक्स लो अपने अकॉर्डिंग. उन्हें स्टेट को, प्रोविंसेस को सेंटर के लिए फाइनेंसेस के लिए नहीं बैठना पड़ना था. ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था द्यारची सिस्टम का. फिर जो रिफॉर्म्स थी वो आई हैव ऑलरेडी मेंशन अबव कि वो जो ये रिफॉर्म्स थी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 फेल्स टू सेटिस्फाई द इंडियन एस्पिरेशन. फिर क्या हुआ, इन 1924 रिफॉर्म्स इंक्वायरी कमेटी बैठी, जिसको मुद्दीमान कमेटी कहा गया था, जो अपॉइंट की गई थी इंक्वायर करने के लिए, और वो उसने रिपोर्ट दी कि हमने ये इस रिफॉर्म्स के ऊपर वर्क किया 1919 के ऊपर, बट उसका इतना अच्छा काम नहीं हुआ. ठीक है, फिर जो कमेटी थी, कौन सी कमेटी, मुद्दीमान कमेटी, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी सितंबर 1925 में. फिर उसने आगे सलाह दी, उसने रिकमेंडेशन करा कि आपको द्यारची सिस्टम को ना थोड़ी सी मॉडिफिकेशन चाहिए, मतलब थोड़े से चेंजेस चाहिए, फिर आप द्यारची सिस्टम को यू हैव टू बी कंटिन्यूड योर द्यारची सिस्टम, राइट. बट क्या हुआ, लेकिन जो सेंट्रल असेंबली थी, इट वाज क्रिटिसाइज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल असेंबली एज एन अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन. वो क्रिटिसाइज़ करने लगी जो सेंट्रल असेंबली थी, बिल्कुल उसका पूरी तरह से वो कहते यार मैं क्रिटिसाइज़ करती हूँ, ये कोई अच्छा एक्सपेरिमेंट नहीं है. फिर उसने क्या किया, साइमन कमीशन को 1928 के अंदर अपॉइंट किया. ठीक है, साइमन कमीशन आ गया था.
फिर क्या हुआ, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर सेशन के टाइम पे जिसको प्रिजाइड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा, एक रिसोल्यूशन था कि अब प्लीज़ अब आप हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दो, जो ब्रिटिश रूल पहले पास किए गए हैं। तो उन्होंने ऑन 26 जनवरी 1930 was declared as the Independence Day, राइट। उस टाइम पे 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे। लेकिन उनको इंडिपेंडेंस का करना ही कहा था जब उन्हें अपनी पावर्स ही नहीं मिली थी। अभी भी बहुत जगह पे जो पावर्स थी वो ब्रिटिशर्स के पास थी। फिर जो साइमन कमीशन आए, साइमन कमीशन 1930 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, जिसमें उन्होंने कहा, उन्होंने एक रिक्रिएट किया था एक डॉक्यूमेंट को। उन्होंने जो रिक्रिएट किया था अपने डॉक्यूमेंट को, उसको उन्होंने अपनी एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसकी मैंने पहले वीडियो आपको मेंशन किया है, वहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि साइमन कमीशन ने अपने डॉक्यूमेंट अपने बनाए थे और वो अपनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर वो अपने आप इसको सबमिट करवाना चाहते थे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ था, आफ्टर द फेलियर, क्योंकि साइमन कमीशन तो फेल हो गए थे, फिर जो लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने जो वहाँ के गवर्नर जनरल थे उस टाइम के, उन्होंने कहा कि जो ये कॉन्फ्रेंस होगी, जो साइमन कमीशन ने चलो जितनी भी रिफॉर्म्स दी हैं एक बार आप डिस्कस ज़रूर कर लेना उसके अंदर। तो वहाँ पर फिर वो डिस्कस हुई थी। तो फर्स्ट टेबल, सेकंड टेबल, थर्ड टेबल आई ऑलरेडी मेंशन इन अनदर वीडियो, सो यू हैव टू बी सीन फ्रॉम देयर, ओके। बट तो इसकी जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये भी फेल हो चुकी थी, क्योंकि हमें पता था, क्योंकि हमें जो चीज़ चाहिए थी वो ब्रिटिशर्स देना ही नहीं चाहते थे। वो हमें बार बार फेक पावर्स दे रहे थे, ट्रू डिवीज़न ऑफ पावर वो हमको नहीं दे रहे थे। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो ये